नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आपको पता है हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और सीटेट की ये जुलाई 2025 की प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये जो सीटेट की प्रिपरेशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एसएसटी वाला पार्ट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो एसएसटी वाले पार्ट में ये क्लास नंबर है 25। ठीक है, क्लास नंबर 25 है ये। ठीक है, अगर इसके पीछे की 24 क्लासेस जो हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है जो कि सीटेट स्पेशल है, तो उसको प्लीज क्लास 1 से जाकर जरूर चेक करें। क्योंकि ये जो मैं आपको ये नोट्स बना रही हूँ या बता रही हूँ, ये एक टॉपिक वाइज है। वैसे तो आप एक क्वेश्चन वाइज भी इन क्वेश्चन को इन जो सीटेट की प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हो तो आपके एक क्वेश्चन के बजाय बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो उस टॉपिक से प्रिपेयर जो है वो हो जाते हैं। तो हम जो है वो टॉपिक वाइज क्लास 1 से लेकर एक टॉपिक वाइज एसएसटी का जो पार्ट है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज इन क्लासेस को जाकर जरूर चेक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बहुत सारा जो है वो इन वीडियोस को प्यार दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास नंबर 25, जिसमें हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। पिछली क्लास से हमने आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो शुरू किया है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आज की क्लास जो है वो उसमें हम पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? 1857 का विद्रोह। और यकीन मानिए ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आपने एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि ये नोट्स बनाने के काम आएगा या हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको आपने नोट करके रख लेना है अपने पास, ताकि आपको जो है वो रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा रहे। ठीक है, तो वैसे तो ये एक एक लाइन जो है उस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट में लगता है तो वो आप जरूर लिख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास 1857 का विद्रोह। ये जो 1857 का विद्रोह है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये विद्रोह जो है ये क्यों शुरू हुआ था। इस विद्रोह को जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका कारण का क्या था, आखिर ये जो विद्रोह है वो क्यों हुआ था, क्यों करने की जरूरत पड़ी थी, 1857 का विद्रोह जो है ये क्यों हुआ था और इसके क्या प्रभाव पड़े थे, ये किन कारणों से विफल हो गया था, तो ये सब कुछ जो है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कारणों का पता कर लेते हैं कि क्यों जो है वो 1857 का विद्रोह जो है वो हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है उसका उसके कारण क्या क्या थे? उसके कारण थे भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन एक कारण ये भी था कि जो भारतीय सैनिक थे उनको जो यूरोपीय सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक थे, उनसे कम वेतन दिया जाता था। उनको जो भारतीय सैनिक थे उनको कभी भी ऊंची जो पदवी है या ऊंचा जो रुतबा है, उनका जो प्रमोशन है वो नहीं की जाती थी। एक कारण ये भी था कि जो सैनिक थे वो इस जो ये अंग्रेजी शासन था या ब्रिटिश शासन था इससे बहुत तंग आ चुके थे। ये क्या कि सैनिकों को बहुत, जो दूसरे सैनिक होते थे उनके मुकाबले में बहुत ही कम वेतन जो है वो दिया जाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था, उनको भारतीय कहकर जो है वो चिढ़ाया जाता था। तो ये जो सैनिकों को कम वेतन देना ये भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 के विद्रोह का। वे सूबेदार, जो सैनिक होते थे वे सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ पाते थे। जैसे कि जो अंग्रेज सैनिक होते थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे इनसे, तो वो बहुत बड़े रुतबे पर पहुंच जाते थे। लेकिन ये जो होते थे ये बहुत, जैसे बहुत साल हो गए होते हैं इनको काम करते करते, लेकिन इनको जो है वो सूबेदार के पद से ऊपर नहीं पद जो है वो दिया जाता था। इसलिए इनके साथ जो भेदभाव किया जाता था उससे, उस भेदभाव से ये जो थे ये नाखुश थे। और इनका जो था वो नस्ली अपमान यानी कि इनको कहा जाता था कि आप काले हो, या बहुत सारे भेदभाव ऐसे थे जो आप एक तरह से नस्ल के ऊपर जो है भेदभाव किया जाता था। जैसे कि इनको कहा जाता था कि आप भारतीय हो। ठीक है, तो ये जो अपमान किया जाता था इनका, इनसे ये बहुत, इनमें बहुत बड़ा जो सैनिकों में बहुत बड़ा जो असंतोष था वो फैला हुआ था, चाहे वो हिंदू सैनिक हो चाहे वो मुस्लिम सैनिक हो। ये भी जितने भी भारतीय सैनिक थे उनमें बहुत
बड़ा ये रोष का कारण था। ये था कि इनको जो है कभी भी उचित वेतन नहीं दिया जाता था। जो अंग्रेज सैनिक होते थे उनसे ऊपर कभी भी इनको पदवी नहीं दी जाती थी। इनको जो है हमेशा नीची पदवी पर ही रखा जाता था और वेतन भी बहुत कम जो है वो दिया जाता था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ये कारण था एक कि जो सैनिक थे उनमें बहुत बड़ा असंतोष जो है वो फैल रखा था इस चीज को लेकर कि उनको जो है उनके साथ जो है वो हमेशा अपमान की जो भावना है वो रखी जाती है। ठीक है, तो आगे आता है कि लखनऊ यानी कि अवध, लखनऊ अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कब्जे में उसको ले लिया गया। ठीक है, जो लखनऊ था अवध, उसको उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया गया जो ब्रिटिश सेना थी उसके द्वारा कि आपका जो शासन है वो अच्छा नहीं है, आप एक तरह से कुशासन कर रहे हो। ऐसा इल्जाम लगाकर 1856 में उसको जो है वो कब्जे में कर लिया गया था। इसलिए जो था वो अवध का जो लखनऊ के जो वहां के वो शासक थे उन्होंने भी विद्रोह जो है वो कर दिया गया था। और इसी तरह से झांसी को भी जो एक नीति थी क्या हड़प नीति, उसके तहत जो था वो झांसी को भी क्या किया गया था, झांसी को भी कब्जे में कर लिया गया था। उससे जो था वो वहां की रानी जो थी, जो वहां के गंगाधर राव थे, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वहां की जो रानी थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया था। लेकिन जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने जो पुत्र था गोद लिया हुआ उसको अपनाने से मना कर दिया कि अब जो है वो यहाँ की जो शासन है, यहाँ का जो राजगद्दी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए जो रानी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था वो समर्पण नहीं किया, उन्होंने विद्रोह किया कि अब मैं जो है वो झांसी के लिए लड़ूंगी। ठीक है, तो झांसी का इस प्रकार से झांसी में भी विद्रोह जो था वो फैल गया। ठीक है, आगे आता है अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक सुधार से लोगों की इच्छा के खिलाफ थे। अंग्रेज जो भी सामाजिक सुधार कर रहे थे वो अंग्रेजों की जो भारतीय थे, मूल भारतीय, उनकी जो इच्छा के खिलाफ थे। ये भी बहुत बड़ा लोगों में असंतोष का कारण था जो कि विद्रोह का कारण बना। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का जो समर्थन किया था, सती प्रथा का अंत किया था, लड़कियों के लिए बहुत जगह पे स्कूल खोल दिए गए थे और बाल विवाह का पर भी रोक लगा दी गई थी। तो लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, जो भारतीय थे वो चाहते थे कि उनकी लड़कियां जो है वो घर पर ही रहें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण दिए जाते थे कि लड़कियां अगर घर से बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। बहुत सारे जो कारण दिए जाते थे लड़कियों को ना स्कूल भेजने के। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बहुत सारी जगहों पे लड़कियों के लिए भी स्कूल खोल दिए, जिससे जो लोग थे भारतीय वो नाखुश थे, वो चाहते थे कि उनकी लड़कियों को स्कूल ना भेजा जाए। इसी तरह से जो सती प्रथा थी उसका अंत कर दिया गया था। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रह्म समाज के जो राजा राममोहन राय थे उनके द्वारा 1829 में जो एक लॉर्ड के साथ मिलकर, लॉर्ड बेंटिक के साथ मिलकर जो था वो सती प्रथा का अंत जो था वो कर दिया गया था। तो इससे भी लोग जो थे वो नाखुश थे। भारतीय लोग जो थे वो चाहते थे कि उनकी जो रूढ़ियां हैं, उनके जो अंधविश्वास है वो ऐसे ही चलते रहे। वो नहीं चाहते थे कि उनके जो एक तरह से रिवाज है उनको परिवर्तित किया जाए। इससे लोग जो थे वो इन सामाजिक सुधारों से लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा नाखुश थे, उनमें बहुत ज्यादा असंतोष था। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना 1857 के विद्रोह का। आगे आता है कि भेदभाव पूर्ण टैरिफ नीति और छोटे किसानों, जमींदारों और कारीगरों को प्रभावित करने वाले पारंपरिक हस्तशिल्प के विनाश ने भी विद्रोह को जन्म दिया। अब क्या किया गया कि जमींदार जो होते थे या फिर किसान जो होते थे या उनकी जो भी हस्तशिल्प करते थे, एक छोटे छोटे जो लघु उद्योग वो करते थे, जैसे कि टोकरियां बनाना, बहुत सारे ऐसे काम थे जो हाथों के द्वारा किए जाते थे। उन सभी को जो था वो ब्रिटिश शासन के द्वारा जो था वो नष्ट कर दिया गया, या फिर नष्ट नहीं किया गया तो उनको क्या किया गया कि उनको जो था वो उनके काम को ही जो था वो बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि मशीनीकरण होने लगा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आने लगी, तो लोगों का जो हस्तशिल्प था वो समाप्त होता जा रहा था। इससे जो थे वो किसान, जमींदार हो या फिर कारीगर हो, ये सभी जो थे ये भी विद्रोह की भावना उनमें जो थी वो उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण था किसानों, जमींदारों और कारीगरों को प्रभावित करने वाला। ठीक है, तो आगे आता है कि पेशवा बाजीराव जो कौन था, ये जो था ये मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। इन्होंने क्या किया था, ये जो मैंने आपको बताया था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को क्या कर दिया गया था, इनको क्या कर दिया गया था, इनको एक पेंशन पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन ने वहां के जो साम्राज्य था उसको अपने कब्जे में ले लिया था और इसको पेंशन के ऊपर जीने पर मजबूर कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने दत्तक पुत्र यानी कि इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। इनका स्वयं का पुत्र नहीं था, इन्होंने गोद लिया पुत्र को। तो ये चाहते थे कि उनके पुत्र जो कि नाना साहिब थे उनको भी पेंशन का प्रबंध
बंद जो है वो कर दिया जाए, उनके बाद जो पेंशन है वो उनके दत्तक पुत्र को लगा दी जाए। लेकिन जो ब्रिटिश शासन था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आपका ये दत्तक पुत्र है, आपका स्वयं का ये पुत्र नहीं है, तो हम जो है वो पेंशन नहीं देंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन ने क्या किया, अंग्रेजी शासन ने जो बाजीराव द्वितीय थे, इसके दत्तक पुत्र नाना साहिब को पेंशन देने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसमें इससे क्या हो गया, इससे जो नाना साहिब थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। कहां पे, कानपुर में। कानपुर में इन्होंने जो 1857 का विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था। ये आपने याद रखना है कि कानपुर में किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व, तो नाना साहिब ने, जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। आगे आता है कि एनफील्ड, जो एनफील्ड राइफल्स थी, जो कि एनफील्ड कंपनी के द्वारा बनाई जाती थी, उनको उनमें जो कारतूसों में गाय और सुअर का चर्बी होने की अफवाह, अब कहा गया कि जो सैनिक थे या सैनिक छावनी थी, उसमें ये एक अफवाह फैल गई कि ये जो एनफील्ड के राइफल एनफील्ड आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें गाय और सुअर की जो चर्बी है वो लगी हुई है। और इन कारतूसों को क्या करना पड़ता था, इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा कारण था अफवाह फैलने का, ये अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी जो है वो लगाई हुई है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों में असंतोष फैल गया। जो हिंदू सैनिक थे और मुस्लिम सैनिक थे, इन दोनों भी सैनिकों में जो था वो असंतोष फैल गया। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू लोग तो गाय की पूजा करते हैं, तो ये नहीं चाहते थे कि हम उनकी चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से खोलें। तो ये सैनिकों में असंतोष फैल गया और 1857 के विद्रोह का ये सबसे बड़ा कारण बना। तो ये सबसे बड़ा कारण था, ये कारण था कि जो गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो सैनिक थे, चाहे हिंदू सैनिक हो चाहे मुस्लिम सैनिक हो, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से ही मना कर दिया। इनमें बहुत बड़ा असंतोष जो था वो फैल गया। तो यही जो कारण बना 1857 के विद्रोह का, सबसे बड़ा कारण यही बना। तो आगे हम पढ़ते हैं कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, तो हमने कारण पढ़ लिए कि क्या क्या कारण थे विद्रोह शुरू होने के। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कहां से हुई थी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट, कौन सी थी, 34वीं एनआई रेजिमेंट। तो ये बहुत बार पूछी जाती है कि मंगल पांडे की रेजिमेंट क्या थी। तो मंगल पांडे की जो रेजिमेंट थी छावनी, उसमें 34वीं एनआई रेजिमेंट मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। अब जब ये अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस हैं हमें प्रयोग करने के लिए दिए जा रहे हैं एनफील्ड राइफल, इनमें जो है, इनके मुंह में जो है वो सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। तो इस कारण का पता लगने के बाद जो मंगल पांडे था, 34वीं एनआई रेजिमेंट का जो सैनिक था मंगल पांडे, इसने क्या किया, इसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो विद्रोह कर दिया, तो ये विद्रोह जो था वो धीरे धीरे पूरी सैनिक छावनी में फैल गया। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश शासन था, इन्होंने मंगल पांडे को फांसी की सजा जो थी वो दे दी कि आपने विद्रोह कर दिया, तो जो मंगल पांडे थी उसको फांसी जो थी वो दे दी गई। ठीक है, तो अब इस फांसी को दे जाने के बाद, अब इस फांसी की सजा जो थी वो पूरे सैनिकों में फैल गई कि मंगल पांडे को फांसी दे दी, उसने ऐसे ऐसे विद्रोह किया और उसको जो था वो फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इस फांसी का पता लगने के बाद जो था वो 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह जो था वो आरंभ हो गया। ठीक है, मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई तो मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने 10 मई 1857 को जो था वो उन्होंने पूरे मेरठ में विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह जो था 1857 का ये यहां से आरंभ हुआ था। कहां से, छावनी 34वीं एनआई रेजिमेंट से। ठीक है, तो बैरकपुर की छावनी से ये जो विद्रोह है ये इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कि 1857 का विद्रोह का समय जो था, उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भारत में 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये आपने नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ,
जो मेरठ के सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। अब जो मेरठ में विद्रोह फैला तो उन्होंने, जब मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, तो ये जो सैनिक थे इन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया कि हम जो है वो एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो विद्रोह को और विद्रोह कर दिया इन्होंने, जो था वो प्रयोग करने से मना कर दिया कि हम एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे, और इन्होंने जो था वो विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह जो था वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया और सिपाही जो थे वो दिल्ली चले गए। ठीक है, तो सिपाहियों ने क्या किया, इन्होंने सभी ने विद्रोह कर दिया और सिपाही स्वयं जो थे वो दिल्ली चले गए। तो आगे आता है, इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह का नाम भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है सिपाही विद्रोह का नाम? क्योंकि ये विद्रोह जो है 1857 का विद्रोह जो है, ये बैरकपुर की छावनी एक सिपाही के द्वारा ही शुरू किया गया था ये विद्रोह, इसलिए इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह का नाम भी दिया जाता है। और एक इस विद्रोह को नाम दिया जाता है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। ठीक है, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, ऐसा भी ये नाम जो है वो दिए जाते हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं, ये आपने याद रखने हैं। सिपाही विद्रोह का नाम जो है वो 1857 की क्रांति को दिया जाता है। आगे आते हैं कि ग्वालियर ने इस विद्रोह का नेतृत्व जो था वो तांते टोपे ने किया। ठीक है, अब ये नेतृत्व जो है ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व कहां पर किसने किया। तो मैंने आपको कानपुर का बता दिया था, कानपुर में जो था वो तांते टोपे ने नेतृत्व किया था। अब नाना साहिब ने नेतृत्व किया था कानपुर में। अब हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में तांते टोपे ने जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया और बरेली में खान बहादुर कर रहे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने जगह के नाम और जो नेतृत्व करता है उनके नाम आपने याद रख लेने हैं। ग्वालियर में तांते टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर जो थे वो नेतृत्व जो थे वो कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये जो 1857 का विद्रोह है इसको वीडी सावरकर जो है, वीडी सावरकर इन्होंने 1904 में मराठी भाषा में एक पुस्तक लिख दी। इस विद्रोह के ऊपर एक पुस्तक लिख दी और नाम क्या दिया उस पुस्तक को? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है वो लिखी है। तो वीडी सावरकर जो थे इन्होंने 1857 की क्रांति को 1904 में मराठी भाषा में लिखा था, जिसको इन्होंने उस पुस्तक को नाम दिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। वीडी सावरकर की ये पुस्तक है 1904 में और मराठी भाषा में ये पुस्तक जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। आगे आता है 1858 में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। अब क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा की। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय के भारत के गवर्नर जनरल, इन्होंने इलाहाबाद में उस उद्घोषणा को पढ़ा। तो इस उद्घोषणा में क्या था? इस उद्घोषणा में भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उससे ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन को ये जो था वो शासन भारत का दे दिया गया। ठीक है, तो उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ये शासन अब किसके हाथ में पहुंचा? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गया। ठीक है, तो ये महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, ये आपने याद रखनी है और लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो भारत में बंद कर दिया गया और अब जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ये शासन जो था वो भारत का वो दे दिया गया। ठीक है, तो आगे आता है असफलता के कारण। अब ये विद्रोह जो था वो सफल नहीं हो सका था। ठीक है, 1857 का विद्रोह आपको पता है सफल नहीं हो सका था। जो स्वतंत्रता के लिए ये जो युद्ध था वो किया जा रहा था, ये सफल नहीं हो सका था। तो इसकी असफलता या विफलता के क्या क्या कारण हो सकते थे ये हम पढ़ते हैं। तो असफलता का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि एकता का अभाव था। इस विद्रोह में एकता का बहुत बड़ा अभाव था और एक कारण ये भी था कि ये विद्रोह जो था वो समय से पहले ही शुरू हो रहा था। एक समय निश्चित करके रखा हुआ था कि हम इस समय जो है वो विद्रोह करेंगे, लेकिन ये समय जो था वो ये विद्रोह जो था वो मंगल पांडे की वजह से ये पहले ही शुरू हो गया था। तो ये भी समय से पहले का भी ये कारण हो सकता है। आगे था एकता का अभाव था, विद्रोह का जो खराब संगठन था, समाज के सभी वर्गों द्वारा जो था वो विद्रोह में भाग जो ना लिया गया था। ठीक है, जो सभी वर्ग थे समाज के उनके द्वारा जो था वो नहीं भाग लिया गया था। कुछ वर्ग जो थे वो अंग्रेजों के समर्थन में थे, कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि नहीं ये शासन अंग्रेजी शासन जो है वो ऐसे ही चलता रहे। तो सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया, एकता का अभाव था। और
विद्रोह का खराब संगठन था और समय से पहले ही ये विद्रोह शुरू हो रहा था। बहुत बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण जी 1857 का विद्रोह जो है वो असफल हुआ था। आगे आता है सिंधिया, निजाम, होलकर आदि जो शासक थे, इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, तो ये सभी जो थे ये चाहते थे कि जो ये विद्रोह है ये समाप्त हो जाए। इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए जो था वो अंग्रेजों की जो हेल्प थी वो करी थी। ठीक है, आगे आता है कि विद्रोहियों ने सैन्य उपकरण निमंत्रण थे। जो विद्रोह करने वाले थे उनके पास जो उपकरण थे, सैन्य उपकरण जो थे वो निमंत्रण थे, यानी कि बहुत छोटे छोटे उपकरण थे इनके पास। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण था असफलता का। आगे आता है ये विद्रोह पूरे भारत तक नहीं फैला, बल्कि यह भारत के उत्तरी क्षेत्र तक ही केंद्रित रहा। ये पूरे भारत में फैला ही नहीं। विद्रोह 1857 का विद्रोह जो था इसका केंद्र पूरा उत्तर भारत ही रहा। केवल उत्तर भारत तक ही ये विद्रोह जो है वो सीमित रह गया। ये विद्रोह पूरे भारत तक नहीं फैल पाया, इसलिए ये भी सबसे बड़ा कारण था इस विद्रोह की असफलता का। अब हम पढ़ते हैं कि इस विद्रोह 1857 का जो विद्रोह था इसके प्रभाव क्या क्या पड़े। ठीक है, तो इस विद्रोह के ने क्या क्या प्रभाव छोड़ दिए। अपनी असफलता के बाद ये तो समाप्त हो गया, लेकिन प्रभाव क्या क्या पड़े भारत के ऊपर वो हम पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ा कि 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। ठीक है, 1857 में ये विद्रोह शुरू हुआ था और 1858 में एक जो ब्रिटिश संसद थी उसमें एक अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसने ब्रिटिश संसद के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। अब क्या क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके इस प्रभाव को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन की जिम्मेदारी जो थी महारानी और संसद के हाथों में चली गई। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया जो थी उसके हाथों में और जो ब्रिटिश संसद की थी उसके हाथों में ये शासन जो था वो दे दिया गया 1858 के ब्रिटिश संसद अधिनियम में। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रभाव को समाप्त जो था वो कर दिया गया। अब क्या हुआ, तो महारानी विक्टोरिया जो थी उसने क्या किया, उसने गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब पहले तो गवर्नर जनरल बनते थे भारत के, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था वो गवर्नर जनरल के पद को ही समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर वायसराय जो था उसको स्थान जो था वो दे दिया। ठीक है, अब जो था वो भारत के वायसराय बनेंगे। ठीक है, वायसराय यानी कि एक तरह से प्रधान। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो थे वो भारत के बनेंगे, एक तरह से वायसराय उसको नाम जो था वो दिया गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय का जो पद था उसको आरंभ कर दिया गया। आगे आता है सेना में गोरे सैनिकों की वृद्धि कर दी गई, यानी कि जब जो सैनिक थे या सेना थी उसमें भारतीय सैनिकों की पहले बहुत ज्यादा अधिकता थी, यूरोपीय सैनिक तो बहुत कम थे। लेकिन अब क्या किया गया, अब जो थे वो गोरे सैनिक यानी कि यूरोपीय सैनिक, यानी कि जो अंग्रेजों के स्वयं के सैनिक थे उनकी संख्या जो थी उसमें वृद्धि कर दी गई, ताकि जो विद्रोह है अगर सैनिक करते भी हैं तो उसका दमन जो है वो हम कर सके। आगे आता है दमन का कुल खर्च जो हुआ था वो भारतीयों ने ही वहन किया था। अब ये कहा गया कि जितना भी 1857 के विद्रोह में खर्चा आया वो भारतीयों से ही वसूला गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आता है रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का आश्वासन जो था वो दिया गया था। अब रानी विक्टोरिया के हाथों में शासन आ गया भारत का, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिया, भारतीयों को ये विश्वास दिलाया कि मैं जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता आपको देती हूँ और एक तरह से जो सामाजिक भेदभाव आपके साथ किया जाता है वो अब नहीं किया जाएगा। ईस्ट इंडिया के कंपनी के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा भेदभाव पूर्ण व्यवहार करती थी भारतीय सैनिकों के साथ या भारतीय लोगों के साथ भी। तो इन्होंने जो महारानी विक्टोरिया थी इन्होंने विश्वास दिलाया कि अब जो ये भेदभाव है वो आपके साथ जो है वो नहीं किया जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिलाया कि जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता है वो भी प्रदान जो है वो की जाएगी। आगे आता है कि विद्रोह के बाद भारतवासियों ने राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो उत्पन्न हुई। अब जो विद्रोह समाप्त हो गया तो उसके बाद जो था, अब लोगों ने देखा कि हम इतने से ही अब उत्तर जो भारत है वो उसने मिलकर ही पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को बदल कर रख दिया। तो ये जो भारतीय थे इनमें क्या हुआ, इनमें ये हुआ कि अगर हम पूरा देश जो है वो मिलकर इनका विद्रोह करें तो हम जो है वो इनसे स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस विद्रोह के बाद जो था वो लोगों में जो था वो राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो उत्पन्न हुई थी। बहुत ज्यादा लोग जो थे ये मानने लगे थे कि अब अगला जो विद्रोह होगा वो स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमें जरूर सफल करेगा। ठीक है, तो भारतीयों में इस विद्रोह के बाद जो थी वो राष्ट्रवादी भावना जो थी वो बहुत ज्यादा उभर कर आई थी। ठीक है, तो लोग ये चाहते थे कि अगर हमने उत्तर भारत ने केवल उत्तर भारत तक ही ये विद्रोह सीमित रहा था, अगर
उत्तर भारत केवल मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बदल सकता है, उसकी जगह पे महारानी विक्टोरिया और संसद को ये जो है वो शासन मिल सकता है, बहुत ज्यादा सुधार जो है वो हो सकते हैं। तो अगर हम पूरा देश मिलकर इनका विद्रोह करें तो हमें जो है वो स्वतंत्रता अवश्य जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये विद्रोह का सबसे बड़ा प्रभाव था कि भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो मजबूत हो गई थी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा 1857 का विद्रोह, उसके कारण, उसके जो विद्रोह की शुरुआत थी वो कहां से हुई थी, कैसे हुई थी, विद्रोह में किस किस ने कहां कहां से जो ये था समर्थन था वो किया था, कहां कहां से कौन कौन जो था वो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, ये हमने पढ़ लिया। विद्रोह की असफलता के कारण भी हमें पता चल गए और विद्रोह के क्या क्या प्रभाव पड़े वो भी हमें पता चल गए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।